हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। समाकलन का उपयोग करते हुए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दे रखे हैं 1 0 2 2 और 3 1। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा में सबसे पहली चीज तो समाकलन का उपयोग करना है। तो ये जो जब भी हमें किसी वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होता है तो समाकलन के अनुप्रयोग का उपयोग करना होता है। तो अपने पास आ जाएगा समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग इसमें होता यह है, कोई भी वक्रों से घिरा क्षेत्र निकाल लेंगे हम, उभयनिष्ठ क्षेत्र, और फिर उसमें हम लोग सीमाएं निकाल लेंगे। मान लो x की सीमाएं हम लोग निकाल रहे हैं तो x की सीमा यहाँ से x1 से लेके x2 निकाल ली और इस पूरे क्षेत्रफल को डेल्टा से निरूपित किया। और यहाँ पे देखो x अक्ष के सापेक्ष हम लोग निकाल रहे हैं तो y का मान x के रूप में निकालना पड़ेगा। तो मान लो y का मान x के रूप में y के बराबर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोई भी फलन लिखते हैं y बराबर fx, तो इसको इस तरह से हम लोग मान रहे हैं और उसका जो भी फलन है y का x के रूप में उसका x के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं x1 से x2 के बीच में। तो दिए हुए जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल अपने पास आ जाता है। फिर चलते हैं, इसमें हमें चित्र बनाना आना चाहिए हर एक वक्र का या फिर हर एक रेखा की मैं बात कर सकता हूं। तो इसमें बोला है त्रिभुज के हमें शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है। तो प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न में हमें सबसे पहले कार्तीय तल लेना पड़ेगा और कार्तीय तल में ये जो तीनों बिंदु है ना ये धनात्मक है। इसका मतलब ये है कि इनके निर्देशांक धनात्मक है तो प्रथम चतुर्थांश में आ जाएंगे। तो प्रथम चतुर्थांश में मैं y भी धनात्मक ले लेता हूं और x भी धनात्मक ले लेता हूं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे पैमाना ले लेते हैं। एक खाना बराबर 1 इकाई, यहाँ से तो मूल बिंदु चालू होगा। ये एक खाना बराबर 1 इकाई ले लेते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये अपने पास जो क्षैतिज अक्ष है ये x अक्ष को निरूपित करता है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष जो है ये y अक्ष को निरूपित करता है। इधर भी एक खाना बराबर 1 इकाई, 1 2 3 और ये 4 यहाँ पे ले लेते हैं। फिर देखो बिंदुओं को निरूपित करते हैं यहाँ पे। तो बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं? पहला बिंदु है 1 0, 1 0 बिंदु यहाँ पे है, इसको हम a से निरूपित कर देते हैं। निर्देशांक दे रखा है 1 0, ठीक है। उसके बाद में दूसरा बिंदु 2 2, 2 2 कहाँ आएगा? x पे भी 2, y पे भी 2, कुछ यहाँ पे ये बिंदु आ जाएगा जिसको b से निरूपित कर देते हैं, जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 2 2। उसके बाद c बिंदु 3 1, 3 1, x अक्ष 3 चला, y अक्ष 1 चला, तो कुछ यहाँ पे ये बिंदु बनने वाला है जिसके निर्देश c बिंदु इसको नाम दे देता हूँ, निर्देशांक है 3 1। अब इन तीनों बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं इस तरीके से, अगर मैं इन तीनों बिंदुओं को मिला दूं तो अपने पास एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। अब त्रिभुज का निर्माण तो हमने कर लिया, अब हमें निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब ये है कि इस ये जो त्रिभुज है इसके अंदर का जो उभयनिष्ठ भाग है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसका क्षेत्रफल समाकलन का उपयोग करते हुए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम ऊर्ध्वाधर पट्टियां डालेंगे। कहाँ कहाँ डालेंगे वो हम लोग बता देते हैं। देखो 3 क्षेत्र अपने पास बनने वाले हैं, तीनों क्षेत्रों को यहाँ पे निरूपित करते हैं। पहला वाला क्षेत्र अपने पास बनेगा इधर से जो AB रेखा है उसके नीचे का क्षेत्र, दूसरा वाला अपने पास बनेगा BC रेखा के नीचे का क्षेत्र और तीसरा वाला बनेगा अपने पास AC रेखा के नीचे का क्षेत्र। तो देखो यहां से हम लोग लिखेंगे, ये इसको डाल देते हैं पहले तो लंब x अक्ष पे, ठीक है, और इसको भी डाल देते हैं C बिंदु को भी लंब x अक्ष पे। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने पट्टी डाल दी, ये जो AB रेखा है ना, इस AB रेखा के नीचे का जो क्षेत्रफल है x अक्ष से घिरा हुआ उस पे मैंने y1 पट्टी डाल दी। इस तरीके से ये मैंने y1 पट्टी डाल दी, ठीक है। अब y1 पट्टी का dx इसकी मोटाई मान ली और y1 इसकी लंबाई मान ली। तो इस तरह से आयताकार पट्टियां चलती जाएगी 1 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। तो सीमा आ गई 1 से लेके 2 के बीच में। फिर आगे चलेंगे, आगे हम लोग ये जो BC रेखा है इसमें भी हमें एक दूसरी पट्टी लेनी पड़ेगी। तो इसमें हम लोग पट्टी ले लेते हैं y2। तो ये मैंने y2 पट्टी ले ली, जिसकी मोटाई तो मैं वही dx लेके चल रहा हूं, लेकिन इसकी लंबाई में y2 मान लेता हूं, ये मोटाई dx। इन दोनों को गुणा कर देते हैं y2 dx और इसका समाकलन कर देते हैं। देखो 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक इसका समाकलन हो जाएगा। अब ये वाला भाग तो अपने पास आ गया,
इन दोनों रेखाओं के नीचे का घिरा क्षेत्रफल। लेकिन हमें ये वाला क्षेत्रफल हटाना भी तो है, तो एसी रेखा के नीचे का क्षेत्रफल हटा देंगे, तो इसमें एक नई पट्टी डालनी पड़ेगी हमें। नई पट्टी इधर से डाल देते हैं। ये मेरे पास आ गई। इसकी लंबाई हमने y3 मान लेती है और इसकी मोटाई dx के बराबर मान लेते हैं। तो ये घटाना पड़ेगा इसमें से। और कहां से कहां तक का क्षेत्रफल है? 1 से लेके 3 तक का क्षेत्रफल है। सीमाएं ये हो गई। पट्टी की लंबाई y3 मानी, मोटाई dx मान ली। इस तरह से ये सारा अगर मैं मान निकाल लेता हूं तो त्रिभुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं। हमें जो है y का x के रूप में मान चाहिए, तो हमें AB, BC और AC के समीकरण भी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो बिंदु दे रखे होते हैं तो रेखा का समीकरण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? मान लो ये अपने पास कोई रेखा है, इसके ये दो बिंदु दे रखे हैं। इस बिंदु को P नाम दे देता हूं, जिसके निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x1 y1, और इस बिंदु को Q नाम दे देता हूं, जिसके निर्देशांक x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस में y1, कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, y माइनस में y1। इधर ढाल आ जाता है, तो ढाल कैसे निकालते हैं? y निर्देशांकों का अंतर ऊपर और नीचे x निर्देशांकों का अंतर, और इधर आ जाएगा अपने पास x माइनस में x1। जो बिंदु के निर्देशांक इधर लिए हैं वही इधर लेना पड़ेगा। इस तरह से इसको सरल करेंगे तो ये इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। अब निकालते थे एक एक करके। हम लोग पहले निकालेंगे AB रेखा का। तो AB रेखा का समीकरण, AB रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो बिंदु देखेंगे, 1 0 और 2 2। इसमें दो बिंदु दे रखे हैं, तो वो वाला समीकरण लगाएंगे। इसमें y माइनस में y1 बराबर में y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस में x1 गुणा में x माइनस में x1। ये लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? देखो यहां से ये वाला बिंदु ले लेते हैं, y माइनस में 0 बराबर में 2 माइनस 0 बटा 2 माइनस में 1 गुणा में x माइनस में 1। आगे इसको सरल करते हैं, तो y बराबर में ये ऊपर 2 रह जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा, 2 गुणा में x माइनस 1। आगे इसको और सरल कर लेते हैं, तो y का मान 2x माइनस 2 के बराबर आ जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, जो कि AB रेखा का समीकरण है, और y पूरे का मान हमने x के रूप में निकाल लिया। अब चलते हैं BC रेखा के समीकरण में। तो देखो BC रेखा में हमने दो बिंदु मानने हैं, एक बिंदु हो गया और दूसरा बिंदु यहां से ये 3 1 हो गया, तो 3 1 यहाँ पे लिखा। दोनों बिंदुओं से जाती हुई रेखा का समीकरण आ जाएगा यहाँ से y माइनस में 2 1 माइनस 2 बटा में 3 माइनस 2, और इधर आ जाएगा x माइनस 2। आगे इसको सरल करते हैं तो ये बन जाएगा y माइनस 2 बराबर में माइनस 1 बटा में प्लस का 1, माइनस 1 ऊपर बच गया, प्लस का 1 नीचे बच गया, इधर आ जाएगा x माइनस 2। फिर आएगा अपने पास y माइनस 2 बराबर में माइनस x प्लस 2, ये 2 भी उधर जाएगा, तो y बराबर में माइनस x प्लस में 4। ये आ गया। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। ये BC रेखा का समीकरण आ गया। इसी तरह हम लोग AC रेखा का समीकरण भी निकाल लेते हैं। तो देखो AC रेखा का समीकरण इधर आ जाएगा। इस पे दो बिंदु मानेंगे। पहला बिंदु अपने को 1 0 मिल गया, दूसरा बिंदु 3 1 मिल गया। तो देखो y माइनस 0 बराबर में 1 माइनस 0, नीचे आ जाएगा 3 माइनस में 1, और इधर आ जाएगा x माइनस में 1। आगे इसको सरल करते हैं, तो y बराबर में 1 बटा 2 यहाँ पे आने वाला है, और x माइनस में 1। आगे इसको और सरल कर लेते हैं, तो y बराबर में x बटा 2 माइनस में 1 बटा 2। इस पूरे समीकरण को हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं, जो कि AC रेखा का समीकरण है। इस तरह से AB रेखा का समीकरण आ गया, BC रेखा का समीकरण आ गया, और AC रेखा का समीकरण आ गया। ये y के रूप में y का x के रूप में मान निकाल लिया हमने। अब देखो सीमाएं हमें पता ही है, यहाँ पे मान रखेंगे और समाकलन करते हुए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो देखो इधर सबसे पहले अपने पास आएगा डेल्टा बराबर में y1 का मान यहाँ से AB रेखा का समीकरण है, जो कि 2x माइनस में 2 है। 2x माइनस 2, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन, और सीमा देखो यहाँ से मैंने लिखी है 1 से लेके 2, तो 1 से लेके 2 तक की यहाँ पे सीमा आ जाएगी। फिर चलते हैं अगले वाले में y2। तो y2 BC रेखा का समीकरण है, जो कि अपने पास आ गया माइनस x प्लस 4। तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस x प्लस 4, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन, सीमा आ जाएगी 2 से लेके 3 तक की, इसमें से घट जाएगी सीमा 1 से लेके 3 तक की। y3 का मान AC का समीकरण है, जो कि x बटा 2 माइनस में 1 बटा 2 दे रखा है।
तो x बटा 2 माइनस में 1/2 इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन। इसको हल करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हल करते हैं। देखो डेल्टा बराबर में यहाँ पे समाकलन का एक सूत्र लिख देते हैं हम लोग। x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन करना हो तो ये बराबर होता है x की घात n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 और एक अचर पद आ जाता है c। चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है, लेकिन ये याद रहे कि n का मान कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। अगर n का मान -1 के बराबर आ गया तो ये 0 हो जाएगा, पूरे पद को अपरिभाषित कर देगा। अब आगे चलते हैं, इसको समाकलित करते हैं। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, x² बटा 2, तो 2 गुणा में x² बटा में 2 माइनस में 2x, सीमा लग जाएगी 1 से लेके 2 के बीच में, प्लस ये क्या बनेगा माइनस x² बटा 2 प्लस 4x, सीमा लग जाएगी 2 से लेके 3 के बीच में, माइनस x² बटा 2 पहले से था, 2 और आ गया 4 आ गया, और यहाँ पे x और 2 पहले से था, x बटा 2 आ गया, सीमा लगेगी 1 से लेके 3 के बीच में। आगे देखिए सीमा इसमें रखते हैं, तो डेल्टा बराबर यहाँ पे पहले तो इसको सरल कर देता हूँ। ये बनेगा अपने पास x² माइनस में 2x, सीमा लगेगी 1 से लेके 2 के बीच में, प्लस और क्या यहाँ पे 4x पहले ले लेता हूँ, x² बटा 2 को बाद में ले लेता हूँ, सीमा लगेगी 2 से लेके 3 के बीच में, माइनस अंदर रहेगा x² बटा 4 माइनस में x बटा 2, सीमा रहेगी 1 से लेके 3 के बीच में। अब देखो इसको सरल करना है, सीमा का केवल मान रखना है इसमें। तो डेल्टा बराबर अपने पास क्या बन जाएगा, पहले 2 रखेंगे तो ये पूरा बन जाएगा 2 का वर्ग 4 के बराबर, इसमें भी 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 माइनस 4 बन गया। फिर बाद में माइनस 1 पूरे में रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 के बराबर, माइनस ये आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, इसका काम हो गया। अब आगे वाले में चलते हैं, पहले 3 रखेंगे पूरे में, 4 3 12 हो गया, इसमें रखेंगे तो माइनस में 9 बटा 2 हो गया। अब देखो आगे फिर रखेंगे हम 2, तो 4 दूनी 8 हो गया, और ये कितना बन जाएगा माइनस में 4 बटा 2 2 बन गया, 4 बटा 2 2 बन गया। अब उसके बाद जो बचा हुआ है उसको भी हल कर लेते हैं। तो माइनस के साथ पहले हम 3 रखेंगे तो 9 बटा 4 ये बन जाएगा 9 बटा 4, और इसमें 3 रखेंगे तो माइनस में 3 बटा 2। फिर आगे चलेंगे तो माइनस का चिन्ह साथ में आएगा, 1 रखेंगे इसमें तो 1 बटा 4 और माइनस में 1 बटा 2, ये पूरा हो गया। अब इसको सरल करते हैं। देखो डेल्टा बराबर 4 माइनस 4 ये कट जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 आया, ये प्लस के माइनस के साथ गुना होगा, प्लस 1 हो गया, तो यहाँ से आ गया प्लस का 1। फिर देखते हैं यहाँ से, देखो 12 माइनस में 9 बटा 2, तो और इसको आगे सरल करते हैं। देखो 12 माइनस में 9 बटा 2, इधर से बन गया 8 माइनस 2 6, तो माइनस के साथ माइनस का 6। अब आगे चलेंगे तो माइनस में 9 बटा 4 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का 3 बटा 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये देखो इसको आगे सरल करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 1 बटा 4, और ये माइनस माइनस से गुना हुआ प्लस हुआ, फिर माइनस से गुना होगा तो माइनस हो गया, तो 1 बटा 2 यहाँ से आ जाएगा। अब देखो लघुत्तम लेने के बाद इसको सरल कर देंगे तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, डेल्टा बराबर में जो अपने पास पूर्णांक है इनको तो अलग ले लेते हैं। तो देखो 12 माइनस 6 6 बन गया, 6 और 1 7 बन गया, तो ये तो 7 आ गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। फिर बाद में ये माइनस 9 बटा 4 प्लस 1 बटा 4, तो लघुत्तम लेने के बाद ये माइनस 8 बटा 4 बनेगा, माइनस 8 बटा 4 माइनस 2 के बराबर होता है, तो ये माइनस 2 आ गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। फिर इसके बाद में ये 3 बच गए, तो 3 बटा 2 माइनस में 1 बटा 2, ये देखो इनको सबको एक साथ ले लेते हैं। लघुत्तम तो इनका प्लस के साथ लघुत्तम तो इनका 2 आ गया, ये माइनस 9 आएगा, ये 3 आएगा, ये माइनस 1 आएगा, तो टोटल मिला के 9 और 1 10 के बराबर आ गया, और 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो माइनस का 7 बटा 3 माइनस का 7 बटा 2, तो डेल्टा बराबर में यहाँ से देखो ये 5 और माइनस में 7 बटा 2 ये बन जाएगा। तो टोटल मिला के लघुत्तम लेने के बाद 10 माइनस 7 बटा 2 बनेगा, तो ये 3 बटा 2 आ जाएगा, और चूंकि ये क्षेत्रफल था तो वर्ग इकाई यहाँ पे आ जाएगा। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया जिसके निर्देशांक हमें दे रखे थे वो अपने पास आ गया किसके बराबर, 3 बटा 2 वर्ग इकाई के बराबर आ गया, और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।